हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर ये मुद्दा बहुत चर्चा में है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इटली पास फेमिसाइड लॉ, है ना। इटली ने कानून पास किया है जिसको नाम दिया है फेमिसाइड लॉ। बेसिकली अगर जेंडर बाइज्ड यानी कि जेंडर के आधार पर किसी का मर्डर कर दिया जाता है, किसी के साथ वायलेंस होता है किसी भी तरीके का, तो उसको अब अपराध की श्रेणी में यहाँ पर रख दिया है। और ये काम इटली में, हमारे देश में भी ऐसे कई सारे कानून बने हैं पीछे, हम उनको भी बात करेंगे यहाँ पर कि नेशनल लेवल पर हमारे यहाँ पे क्या हुआ है ऐसा। ठीक है, तो पहले हम इटली के बारे में बात करेंगे। सो इटली पास फेमिसाइड लॉ, देख लेते हैं क्या है ये। राइट, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए इटली कहाँ पे, तो पता है यूरोपियन एक कंट्री है, देश है। यहाँ पर आप फिर भी एक बार देख लीजिए इसको। ये इधर फ्रांस है, कैपिटल है इटली की रोम, एंड ये एड्रियाटिक सी आपका इधर है। ठीक है, एंड इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं इस लॉ के बारे में। सो इटली पास फेमिसाइड लॉ, क्या हुआ है यहाँ पर इस लॉ में। सो कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है पहले ये जानेंगे। ठीक है, इसका संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। इटली हैज पास्ड a landmark law legally recognizing femicide, ठीक है, and the killing of women due to gender, कि अगर महिलाओं के साथ जेंडर बायस्ड होकर के, जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर किसी भी तरीके की किलिंग होती है उनके साथ या वायलेंस होता है, तो अब उसको क्राइम की श्रेणी में रिकॉग्नाइज किया गया है, क्राइम माना गया है। एंड मेकिंग इट पनिशेबल विद अ लाइफ इम्प्रिजमेंट, और इसको पनिशेबल यानी कि दंडनीय होगा, और लाइफ इम्प्रिजमेंट की उम्र कैद की सजा भी यहाँ पर इसमें होगी। इसी के साथ आप देखेंगे अबाउट इटली पास फेमिसाइड लॉ। तो अभी हम जानेंगे जो लॉ पास किया है क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो शब्द है ना फेमिसाइड, ये क्या होता है, इसको यहाँ पर समझते हैं कि वर्ड क्या है। हर एक शब्द का अपना एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है। ठीक है, सो व्हाट इज फेमिसाइड। फेमिसाइड रेफर्स टू द इंटेंशनल किलिंग ऑफ वुमेन, यानी कि ये एक ऐसा इंटेंशनल किलिंग है, जानबूझकर की गई हत्या होती है महिलाओं की, बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, क्यों, उनके जेंडर के आधार पर, जेंडर आइडेंटिफाई करके कि ये महिला है। ठीक है, तो इस घटना को यहाँ नाम दिया गया है फेमिसाइड। सो बेसिकली फेमिसाइड रेफर्स टू द इंटेंशनल किलिंग ऑफ वुमेन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर ऑफन बाय इन, और ये होता किसके द्वारा है ना, ये समझने वाली बात है, ये होता किसके द्वारा है, ऑफन बाय इंटीमेट पार्टनर। कई बार तो ऐसा होता है अपने पार्टनर के साथ ही ऐसा हो जाता है, पार्टनर के द्वारा ही हो जाता है, फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी हो जाता है, और अदर प्रिपेटर्स, या कई बार ऐसा होता है कुछ बाहर के लोगों के द्वारा भी हो जाता है। ठीक है, एंड बाय कंट्रोल एंड मिसोगिनी एंड द पैट्रियार्कल नॉर्म्स। पैट्रियार्कल नॉर्म्स क्या होते हैं, मस्कुलिनिटी, पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी हमारी है उसमें बहुत सारे ऐसे काम होते रहते हैं। ये नेशनल इशू भी है और ये इंटरनेशनल इशू भी है, बट अभी हम पहले यहाँ पर जो इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोग कंटिन्यू पेपर फॉलो करते हो तो पिछले काफी दिनों से ये लगातार चर्चा में आ रहा था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में WHO की रिपोर्ट है ये कि पूरे वर्ल्ड में 3 में से 1 महिला के साथ जेंडर बेस्ड या जेंडर के आधार पर क्राइम होता है। ठीक है, किलिंग होती है। एंड आगे हम पढ़ेंगे WHO ने आइडेंटिफाई किया है इसको, आगे हम जानेंगे इसके बारे में। तो देखो इसके की फीचर्स क्या है। बेसिकली जेंडर मोटिव क्राइम, जेंडर मोटिवेटेड क्राइम, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो क्राइम है ये कैसा है, जेंडर मोटिवेटेड है। वायलेंस रूटेड इन पावर इम्बैलेंस, पावर इम्बैलेंस क्या है कि लड़कियों को हमेशा कम माना जाता है। ठीक है, ना फिजिकली, कई बार तो मेंटली इमोशनली भी कम मान लेते हैं, वो अलग चीज है कि हाँ बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करने की बात आती है तो बहुत ज्यादा समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो इस बात को नहीं मानता है। ठीक है, एंड कोहेरेंस एंड कंट्रोल, महिलाओं के ऊपर कंट्रोल की बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट जो वुमेन होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो लोगों को ज्यादा ठीक नहीं लगती है। राइट, तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो बहुत तरीके यहाँ पर ऐसे होते हैं, और ये सभी छोटे बड़े तरीके आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जब ड्यू टू जेंडर महिलाओं के साथ किलिंग होती है, उनके साथ वायलेंस होती है, या किसी भी तरीके का कोई क्राइम होता है। एंड इसी के साथ हम देखेंगे तो 3 कैटेगराइज रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पर ये कैटेगरी की गई हैं। कौन सी, जो एक है आपकी पार्टनर रिलेटेड, एक तो पार्टनर रिलेटेड है। पार्टनर रिलेटेड मान लीजिए कोई कपल है या घर में 2 बहन भाई हैं, ठीक है, या हम जस्ट मेल फीमेल की बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी
ये इश्यू आता है, पावर का इश्यू भी आता है, राइट। इसी के साथ कंट्रोल का इश्यू भी यहाँ पे आता है, और सेम चीज पार्टनर से रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड एंड नॉन फैमिली मेंबर्स या नॉन फैमिली परपेट्रेटर्स की बात भी यहाँ पर होती है। तो ये 3 कैटेगरी आइडेंटिफाई की गई हैं कि इनके द्वारा यहाँ पर ड्यू टू दीज यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्राइम होते हैं जेंडर बेस्ड वो होते हैं, ठीक है। जेंडर बेस्ड जो क्राइम होते हैं ये यहाँ पर होते हैं, ये आइडेंटिफाई किया गया है। इसी के साथ रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली इन लॉ, और इन्हीं की वजह से इस घटना को या इन घटनाओं को कानून में अलग से रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, ठीक है। अलग से उसको इंपॉर्टेंस दिया गया, अलग से उसको जगह दी गई है। बिकॉज जेंडर आइडेंटिटी फॉर्म्स अ सेंट्रल मोटिव बिहाइंड द क्राइम। जेंडर आइडेंटिटी फॉर्म्स द सेंट्रल मोटिव। जेंडर आइडेंटिटी क्या है, अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी को। तो बेसिकली ऐसा क्यों कहा किया गया है कि इन सभी घटनाओं को, चाहे वो पार्टनर रिलेटेड हो या तो वो फैमिली मेंबर्स रिलेटेड हो या बाहर के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बाहर की महिला के साथ कोई अलग तरीके का व्यवहार किया जाता है, या उसको टॉर्चर किया जाता है, या उसके साथ कोई हिंसा की जाती है, वॉयलेंस किया जाता है, तो इनको सबको आप कैटेगरी में रख दिया गया है क्राइम के, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसा है, जेंडर आइडेंटिटी फॉर्म अ सेंट्रल मोटिव बिहाइंड द क्राइम। इसीलिए देखो आपने इंडिया में भी देखा होगा, अगर आप देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पर भी ये जो जेंडर आइडेंटिटी है, लाइक जेंडर आइडेंटिटी कैसे, मेल फीमेल की जब बात होती है तो चलो ये तो अलग एक तरफ हो गया कि या इनको ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है कि हमारी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो क्या है, पता है कोई मेल है और एक फीमेल है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे देश में कहाँ पर आई, ट्रांसजेंडर, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, और आपने ये चीज देखी भी होगी कि यहाँ पर इनके साथ ट्रांसजेंडर्स के साथ बहुत अलग अलग तरीके के क्राइम होते हैं, साथ ही बहुत मिसबिहेव होता है, और उनके साथ बिहेव ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं उन्होंने कोई क्राइम कर दिया हो, उन्होंने खुद ने कोई क्राइम कर दिया हो, कोई उनसे अच्छे से बात नहीं करता है, सोशली सामाजिक रूप से भी उनको अलग कर दिया जाता है। तो ये जो हमारे यहाँ पर ये जो स्ट्रगल हुआ, और 2014 में हम आगे डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पर डिसीजन दिया था, है ना, इनको अलग से एक जेंडर बना दिया था, थर्ड जेंडर में इनको शामिल कर दिया था, राइट। तो हमारे यहाँ पर भी हुआ है, जब हम जेंडर आइडेंटिटी की बात करते हैं तो जेंडर आइडेंटिटी को मोटिव मान करके इन घटनाओं को कानून के अंतर्गत अलग से पहचान दी गई है। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। सो सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिमिनलाइजिंग फेमिसाइड। बेसिकली ये जो फेमिसाइड है इसको क्रिमिनलाइज करने के पीछे या क्रिमिनलाइज करने का इंपॉर्टेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फेमिसाइड, क्रिमिनलाइजिंग फेमिसाइड्स। फर्स्ट, पहला क्या है, क्रिएट लीगल रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर स्पेसिफिक मोटिव्स। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, इस बार देखो अभी तो यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है मेंस का, ठीक है, अभी इंटरव्यूज होने वाले हैं या आगे के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये घटनाएं हमेशा चलती रहती हैं हमारे समाज में, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। जब हम बात करते हैं ना कि पूरा साल हमने हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन तो इतना प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं, पता ही नहीं चलता है, पढ़ तो लिया है लेकिन इसको शुरू कहाँ से करें लिखना मीन्स में। ये प्रॉब्लम अक्सर एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें यहाँ पर हमें देखनी है कि जो प्रैक्टिकल समस्याएं हम लोग रियल लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, या हमारे आसपास हो रही होती हैं, हमारे द्वारा हो रही होती है कई बार, या तो कई बार खुद लोग फेस कर रहे होते हैं, उन्हीं को बना करके जब वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस किए जाते हैं, तो वहीं से यूपीएससी भी क्या करता है, क्या चाहता है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति चाहता है ना वो, कि भाई जो भी आपके आसपास हो रहा है आपको पता होना चाहिए, और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बात पर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुद्दे से यहाँ पे, क्रिएट्स लीगल रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर स्पेसिफिक मोटिव्स एंड पैटर्न्स ऑफ वायलेंस, हेल्प generate official statistics to shape targeted policy response, improve public understanding of toxic masculinity। ये क्या होता है यहाँ पर, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होता है ये क्या होता है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग पब्लिक को होनी चाहिए बेसिकली कि ये किस में आता है, ठीक है। कंट्रोल हैरेसमेंट एंड पैटर्न लीडिंग अप टू जेंडर किलिंग। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, चाहे हैरेसमेंट की बात हो, अब ये हरासमेंट केवल फिजिकल नहीं होता है, मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, हर तरीके का होता है, केवल फिजिकल हरासमेंट नहीं होता है। कंट्रोल की बात होती है तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल कंट्रोल होता है, किसी से मिलने ना दिए जाना, कई बार ऐसा
प्रॉब्लम्स देखी जाती है शादियों में अक्सर कि उन्हीं के पार्टनर के द्वारा उनको मना किया जाता है कि वो फैमिली मेंबर से ना मिलें या तो वो अपने दोस्तों से ना मिलें, आसपास ना मिलें। धीरे धीरे समस्या यहीं से शुरू होकर के फिर बहुत बड़ी हो जाती है और कई बार ये किलिंग तक में चेंज हो जाती है। और जब WHO डेटा निकालता है ना तो इन सारी स्टडीज को करके ही निकालता है, तो किसी चीज को हम बहुत यहाँ पर लाइटली इनको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। जेंडर आइडेंटिटी जो वर्ड हमने पीछे पढ़ा था, पहले हम उसको समझते हैं कि वो क्या है। बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे देश में भी ये प्रॉब्लम यहाँ पर फेस हुई है पीछे और अभी भी ये कई बार देखने को मिल जाती है। ठीक है, जेंडर राइट्स इन इंडिया, यहाँ पर देखेंगे हम लोग ट्रांसजेंडर राइट्स इन इंडिया। तो भारत में भी ऐसा एक क्लास था, एक वर्ग था जिनको इस बात के लिए लड़ाई करनी पड़ी थी कि हम किस जेंडर में आते हैं ना। उनके लिए कोई पब्लिक जैसे जॉब होते हैं तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। अब मान लो ट्रांसजेंडर है, उसको कुछ लोग मेल बोल रहे हैं, कुछ फीमेल बोल रहे हैं, अब उसको पता ही नहीं कि वो दोनों में से कहां पर जाएगा। ठीक है, तो इनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। अपनी रेगुलर डेली लाइफ में भी बहुत छोटे छोटे से स्ट्रगल थे जो शायद हमारे लिए नॉर्मल हो सकते हैं, राइट, बट वो बहुत बड़े, उनके डिग्निटी के लेवल पर बहुत बड़े यहाँ पर स्ट्रगल्स थे। सो इसी को हम देखेंगे जेंडर आइडेंटिटी को। ट्रांसजेंडर राइट्स इन इंडिया क्या है? WHO defined transgender as people whose gender identity express differ from sex assigned at birth. बेसिकली कौन होते हैं ट्रांसजेंडर? तो WHO की ये डेफिनेशन, अगर इस तरीके का मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है जेंडर आइडेंटिटी को लेकर के, तो आप वहां WHO का रेफरेंस देकर के ये लिख सकते हो, ब्रैकेट में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। डेफिनेशन सब लिख देंगे, लेकिन जब आप एक ऑफिशियल डेफिनेशन लिखोगे तो चाहे वहां पर आपको आधा नंबर मिले, एक्स्ट्रा मिलेगा जरूर, लेकिन ठीक है। तो WHO ने बेसिकली ट्रांसजेंडर ऐसे लोगों को, ऐसे क्लास को दिया है बर्थ के टाइम पर जो उनका जेंडर था वो उसके जस्ट विपरीत अपोज व्यवहार कर रहे होते हैं, तो उनको बोला है ट्रांसजेंडर। दो सीकिंग मेडिकल ट्रांजिशन आर ऑफन टर्म ट्रांससेक्सुअल्स, और कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी यहाँ पर ये अपने ट्रांससेक्सुअल में चले जाते हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन ऑफन फेस सोशल एक्सक्लूजन, है ना। कई बार आपने देखा ही होगा, कितने बार ऐसा नहीं होता है कि लोग इनसे बहुत बदतमीजी से बात कर देते हैं। तो बेसिकली कई बार तो ऐसे भी केस देखने को मिले हैं कि घर परिवार वालों ने ही अपने बच्चे को घर से निकाल दिया अगर उसके साथ ये जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम था तो, ठीक है, जबकि उस बच्चे का तो उसमें कुछ फॉल्ट ही नहीं है, लेकिन उसको घर से निकाल दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि समाज में हमारा मजाक बन रहा है। इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। समटाइम्स इवन फ्रॉम देयर ओन फैमिलीज, कई बार ये जो सामाजिक बहिष्कार होता है उनके अपने परिवार के द्वारा ही किया गया होता है, अपने बहन भाइयों के द्वारा ही किया गया होता है। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी का एक कोट बहुत रिलेवेंट बैठता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और इस तरीके के कोट्स जब आप अपना ऐसे लिखते हो, ठीक है, वहां डाल सकते हो, कोई अपना आंसर लिख रहे हो वहां पर डाल सकते हो, क्योंकि अगेन मैं फिर कहूंगी, देखो आंसर राइटिंग तो सब करते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे लाने हैं। तो जो एक एक नंबर आप एक्स्ट्रा लेके आते हो ना, बहुत छोटी छोटी सी चीजें, ऑफिशियल डेफिनेशन लिखना, या डेफिनेशन आपने लिखी है तो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। साथ ही करंट अफेयर से अपने जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको आप लिंक करें, इंटरलिंक करें। फैक्ट्स आप डालें तो उसका रेफरेंस जरूर दें कि ये फैक्ट आपने कहां पर पढ़ा है। रिपोर्ट कोई डाल रहे हैं तो किसने पब्लिश की ये रिपोर्ट, ठीक है, वो चीजें यहाँ पर डालें। तो ये कोट है जो कि गांधी जी ने लिखा है। गांधी जी का ये कोट मैं यहाँ पर आपके साथ साझा करूंगी, ठीक है। क्या है? गांधी कोट रिफ्लेक्ट देयर स्ट्रगल, फर्स्ट दे इग्नोर यू एंड देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। तो यही हुआ है यहाँ पर। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, और ये चीज तो आज भी कई बार लोगों को देखने में मिल जाती है। किसी आप ट्रांस पर्सन को जाते हुए देखते हैं, पता चले कोई ना कोई अगल बगल ऐसा जरूर खड़ा होंगे कि जो उनको देख के हंस देंगे। तो अगर आप सोचिए, आप बहुत आराम से जा रहे हो, आपको देख के अचानक से कोई हंस देता है और वो आपको पता भी चल रहा है कि आप ही के ऊपर हंस रहे हैं, तो आपको भी इमोशनली मेंटली कितना हरेसमेंट फील होगा उस चीज से। और वो ये समस्या रोज फेस कर रहे होते हैं। तो वहां पर इन्होंने यही बोला है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू एंड दे फाइट, देन यू विन, और फिर आप यहाँ पर जीत जाओगे, ठीक है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं नेक्स्ट इसका। अब देखो क्या हुआ था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये नालसा आपको पता है एक अथॉरिटी है जो कि ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए बात करती है, एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस चला।
2014 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा है, उन्होंने एक डिसीजन दे दिया और एक लैंडमार्क डिसीजन था। उन्होंने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पर्सन एज थर्ड जेंडर। ये कब की बात है? 2014 की बात ये है, ठीक है। एंड प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। और जब उनको थर्ड जेंडर, ये राइट दे दिया है तीसरे जेंडर का, तो जेंडर के आधार पर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहीं पर आप जब अपना आर्टिकल 15 पढ़ते हैं, ठीक है, जब आर्टिकल 15 आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो इस चीज में भी ये चीज आपको देखने को मिले। क्या होता है वहाँ कि जेंडर के आधार पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बर्थ प्लेस, जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्लेस, जेंडर, कलर, राइट, इन चीजों के आधार पर आप किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकते। अलाउड इंडिविजुअल्स टू सेल्फ आइडेंटिटी। और जब ये थर्ड जेंडर का इनको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया तो बेसिकली अब इनको अपनी एक पहचान मिल गई। एंड सेल्फ आइडेंटिटी देयर जेंडर विदाउट मैंडेटरी सर्जरी। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं था कि बर्थ के टाइम पर जो इनका जेंडर था और जब ये बड़े हुए तो जिस तरीके से बिहेव करने लगे बिल्कुल ऑपोजिट जेंडर के तरह, तो ऐसा नहीं कि किसी सर्जरी के थ्रू इनको उसी में जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इनके पास ये ऑप्शन आ गया है कि आप जैसे भी हैं, आपके पास थर्ड जेंडर वाला ऑप्शन है और आप अपने आप को इसमें शामिल कर सकते हैं। ये अधिकार है ताकि इनका भी जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लिव विद डिग्निटी, जीवन जीना है लेकिन कैसे? सम्मान के साथ, तो वो भी मिलना चाहिए ना। एंड रिकमेंडेड रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ से जो अनुच्छेद 16 आपका है, आर्टिकल 16, वो उसमें भी इनको शामिल कर दिया गया। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं यहाँ पर इंक्लूजन इनका हुआ, इनको शामिल किया गया। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ट्रांसजेंडर पर्सन इन इंडिया, भारत की बात कर रहे हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क डिसीजन हमने देखा इन 2014 वो इंडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है कैसे? ट्रांसजेंडर पीपल फेस सेवरल सोशल एक्सक्लूजन ड्यू टू देयर जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन। मतलब कि जिस तरीके से वो बोलते हैं, ठीक है, उस तरीके से मान लो कोई पुरुष है, देखने में लग रहा है लेकिन जब वो बोलेगा तो महिला जैसी आवाज लग रही है, तो लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, अलग अलग शब्दों से बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कोई महिला है और जब वो बोले तो उसकी आवाज पुरुषों जैसी लगती है, तो भी लोग सेम व्यवहार यहाँ पर करते हैं। एंड इसी के साथ ऑब्जेक्टाइजेशन, मेनी आर अबेंडेंड बाय फैमिली, कई बार परिवार वाले भी उनका बहिष्कार कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं। मार्जिनलाइज्ड बाय सोसाइटी एंड पॉवर्टी, अब घर से निकाल दिया जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी नहीं होगी, जहां जाएंगे मजाक बनेगा, स्कूल जाएंगे स्कूल में बच्चे मजाक बनाएंगे, कई बार तो टीचर ही मजाक बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? पॉवर्टी, गरीबी भी जीवन जीना पड़ेगा। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, अभी तक इनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन अभी जब से नालसा बना है और 2014 में डिसीजन आया है तब से इनके पास लीगल प्रोटेक्शन है। सोशल एक्सेप्टेंस भी, अभी चीजें काफी चेंज हो रही हैं बट उस लेवल पे नहीं है, लेकिन हाँ बहुत चेंज हो रही हैं, लोग बहुत अवेयर होते हैं। एंड टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एजुकेशन, हरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस मैनी ट्रांसजेंडर चिल्ड्रेन टू ड्रॉप आउट, यानी जब स्कूल गए भी वो, तो जब बच्चे उनका मजाक बनाने लगे, उनका क्लासमेट्स उनका मजाक बनाने लगे स्कूल में, तो वहां से बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट रेट देखने को मिला है ट्रांसजेंडर्स का भी। एंड स्कूल लैक सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनके लिए कोई सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इस वजह से भी उनकी जो पढ़ाई होती है वो यहाँ पर छूट जाती है। हेल्थ रिलेटेड भी रिस्क उनको होते हैं। दे फेस डिनायल एंड मिस ट्रीटमेंट इन हेल्थ केयर, हाई वल्नरेबिलिटी टू एड्स, HIV, ठीक है। और ये डेटा है 2017 का। मेंटल हेल्थ इश्यू लाइक डिप्रेशन हो जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसीज कॉमन होती हैं क्योंकि हर तरीके से रिजेक्शन ही हो रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, ठीक है, और अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अब अगर हम रोजगार की बात करें तो जब पढ़ेंगे ही नहीं, कई बार तो लोग जॉब पे भी नहीं रखते हैं उनको। सोशल एक्सक्लूजन फिर इनको हर तरीके का मिलता है, घर परिवार से मिल गया, स्कूल से मिल गया, जॉब भी नहीं मिल रही है। एंड मैनी इनटू बेगिंग, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मांग कर खा रहे होते हैं, मांगते हैं। आज भी कितने सारे लोग नहीं मिल जाते हैं रोड्स पर, सिग्नल पर, सेक्स वर्कर का काम कर रहे होते हैं, और एक्सप्लॉइटिव एंटरटेनमेंट जॉब्स का ये भी कुछ काम कर रहे होते हैं यहाँ पर। पब्लिक स्पेस एंड शेल्टर, डिफिकल्टीज इन रेंटिंग होम्स, अगर उनको घर किराए पर लेना हो तो जल्दी से घर नहीं मिलते। जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स का काफी लैक है हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहां उनको प्रॉब्लम आते हैं। सिविल स्टेटस की अगर बात करें तो ऑब्टेनिंग कंसिस्टेंस एक्यूरेट ID डॉक्यूमेंट इज अ मेजर चैलेंज, ठीक है।
तो जब से ये 2014 वाला आया है कि तब से फिर अभी चीजें ठीक हो गई है। अदरवाइज तो पहले आईडी कार्ड का ही इतना बड़ा इशू होता था, उस पर जेंडर लिखा जाता है, लेकिन तब ये वो ही नहीं था, है ना। जेंडर बेस्ड वायलेंस, तो हाई एक्सपोजर टू सेक्सुअल अब्यूज, रेप, एक्सप्लॉयटेशन, ये बहुत ज्यादा इनके साथ होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। अब हमने एक और शब्द पढ़ा था, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, और इसको भी देख लेते हैं क्या है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी क्या है। तो देखो एक केस स्टडी है, एक केस स्टडी है, और ये इससे काफी सारी चीजें हमें पता चलती हैं। क्या है केस स्टडी? ललिता अय्यर experience a single mother so shift from the traditional masculinity to raising compassionate gender equal individual, ठीक है। and she rejected rigid gender roles, encouraged her son to learn life skills like cooking and the budgeting and the nurture empathy and the inclusivity, ठीक है। as a result फिर क्या हुआ इस सब के बाद? he grew up rejecting toxic masculinity and supporting feminine values. Her story highlights how challenges patriarchy begins at home. कई बार आपने घरों में भी देखा होगा, फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं उनको घर के छोटे छोटे काम करना ऐसा लगता है कि उनकी इंसल्ट हो रही है। क्यों करना है? बहन कर देगी, भाई नहीं करेगा वही सेम काम, ठीक है। तो ये देखने में बहुत छोटी लगती है, बहुत आसान लगती है, बट यही चीज जब आगे चल के ज्यादा होती हैं, सेम बिहेवियर जब वो अपनी वाइफ के साथ करते हैं या कई बार मदर के साथ करते हैं, बहनों के साथ भी करते हैं, और धीरे धीरे यही फिर वॉयलेंस का भी रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं जो हमको लगती हैं, ये बेसिकली छोटी नहीं बहुत बड़ी होती है। ये केस स्टडी बहुत बार प्रेफर की गई है, राइट। तो आगे हम देखते हैं इसी के बारे में। अब देखो डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल आया, ये 20 नवंबर की बात है, ये आपका 20 नवंबर 2025 अभी की बात है। हुआ क्या? 840 million women worldwide have endured intimate partner or the sexual violence, finds WHO report। WHO की रिपोर्ट है ये, ठीक है। और ये इटली की ही है, ये इटली में ही चल रहा था सारा जब अभी ये लॉ बना है, इसके पहले की बात है, ठीक है। बेसिकली ये एक वॉल बनाई इटली में, मिलान में, और वहां पर ये वॉल पे डॉल्स हैंग किए गए, और इस वॉल को नाम दिया गया वॉल ऑफ डॉल्स, ठीक है। और क्या बोला? अ पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन एग्जिबिट इन द डिस्ट्रिक्ट इन मिलान इटली टू हेल्प शाइन, और ये क्यों किया गया? टू हेल्प शाइन अ लाइट ऑन इंक्रीजिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे देश में ऐसा होता है, किसी एक देश की बात नहीं है, एक समाज की बात नहीं है, एक रिलीजन की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल टाइप की समस्या है अभी पूरे वर्ल्ड में। नियरली 1 in 3 women, ऐसा माना गया है WHO के अनुसार कि 3 में से 1 महिला वर्ल्ड वाइड हैव एक्सपीरियंस्ड इंटीमेट पार्टनर और सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है। और ये किसने कहा है? WHO ने। और ये रिपोर्ट आपकी 20 नवंबर 2025 की है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, राइट। अब ये हमारा आज का आर्टिकल था जो कि इस बार के लिए इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशंस हो सकते हैं इंटरव्यू में, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जेंडर न्यूट्रलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में पूछा जा सकता है, और यूपीएससी के हमारा जो सिलेबस है उससे क्या रेलेवेंस हो सकता है इस टॉपिक का, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो पेपर 1 में आपके लिए सोसाइटी वाले पेपर में आ सकता है, सोसाइटी में सारी समस्याएं फेस करने को मिलती हैं। क्या हो सकता है? जेंडर इशू, पैट्रियार्की, स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं का क्या स्टेटस है, सोशल एम्पावरमेंट, ये हमारे सोसाइटी वाले पेपर GS 1 में आ सकता है। केस स्टडीड ऑन कंटेम्परेरी जेंडर वायलेंस ट्रेंड्स, आजकल का जो जेंडर वायलेंस ट्रेंड चल गया है, इस पर केस स्टडीज भी आ सकते हैं, तो ये पेपर 4 में भी आ सकता है। इसी के साथ पेपर 4 में एथिक्स और इंटीग्रिटी वाले पार्ट में आ सकता है क्या? एथिकल डायलेमा ऑफ जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी, जस्टिस, मिसयूज ऑफ पावर एंड एम्पैथी, फेमिसाइड एज एन एथिकल फेलियर ऑफ सोसाइटल एंड द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये ऐसे के लिए भी आपके टॉपिक बन सकते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, जो आपने केस स्टडी देखा था वो क्या था? केस स्टडी में ये जो स्टीरियोटाइप था यही तो ब्रेक किया गया था। फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी इन द पर्सनल एंड द सोसाइटल फेज, एंड यूज इन द केस स्टडीज रिलेटेड टू पेरेंटिंग एंड द सोसाइटल चेंज, ये भी हो सकता है। ऐसे वाले पेपर में कैसे ये हमारा यूजफुल हो सकता है? थीम जैसे जेंडर इक्वालिटी, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी
एंड द रेजिंग एम्पैथिक इंडिविजुअल्स। अगेन जो आपका ललिता अय्यर वाला हमने यहाँ पर केस स्टडी देखा था, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है ना। अभी जो हमने ये केस स्टडी देखा था कि किस तरीके से घर में जब बॉय लड़के होते हैं उनको कैसे बड़ा करना चाहिए, उनको कैसे सिखाना चाहिए कि घर में सभी काम बराबर होते हैं, जो काम आपकी बहन कर सकती है वो काम घर में आप भी कर सकते हो, इसमें कोई छोटा काम नहीं होता, कोई बड़ा काम नहीं होता है। ये बात सुनने में बड़ी वियर्ड लग रही होगी बट ऐसा होता है घरों में, ठीक है। अब आगे देखो, एंड इसी के साथ इंटरव्यू वाले सेक्शन में आपसे डिस्कशन अराउंड पर्सनल व्यूज ऑन जेंडर नॉर्म्स, क्योंकि आपके पर्सनल व्यूज क्या है आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पैट्रियार्की पे सवाल पूछे जा सकते हैं, रोल ऑफ पेरेंटिंग इन सोसाइटल रिफॉर्म में सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में एस्पिरेंट फंस भी जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, जिनका भी मेंस क्लियर हुआ है, बहुत ही करंट वाला मुद्दा ये है और यहाँ से पूछे जाएंगे सवाल, ठीक है, गारंटेड यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिस्कशंस होंगे इंटरव्यू के दौरान। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अपने सेशन में, थैंक यू।